ओके। सो हम थे कॉपर आयन बेस मेथड पे। कॉपर आयन बेस मेथड जो है इसके अंदर जो है ना वो हमने तीन मेथड किए हैं, बायोरेट मेथड और बाकी दो आगे लॉरी मेथड और एक और है। तो बायोरेट मेथड जो है उसका प्रिंसिपल ये है कि कॉपर आयन इन एन अल्कलाइन सॉल्यूशन कैन फॉर्म कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स विद पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट इन प्रोटीन। तो जो कॉपर आयन है, अगर हमारे पास हम प्रोटीन के ऊपर ऊपर हम एसिड्स डाल रहे थे, अब ये हम लोग कहते हैं कि अगर हम उसके अंदर अल्कलाइन कॉम्प्लेक्सेस डाल दें, अल्कलाइन सॉल्यूशन डाल दें, तो उसके अंदर उन अल्कलाइन सॉल्यूशन के अंदर अगर कॉपर आयन होता है जो, वो प्रोटीन के पेप्टाइड बॉन्ड के साथ कॉम्प्लेक्सेस बना लेगा। व्हेन द कॉपर आयन कॉम्प्लेक्स विद पेप्टाइड बॉन्ड इट प्रोड्यूस अ वायलेट कलर। अब इस जो कॉम्प्लेक्स है, जो पेप्टाइड बॉन्ड और कॉपर आयन के मिलने की वजह से बना है, उसकी वजह से आगे वायलेट कलर प्रोड्यूस हो जाएगा। ये जो वायलेट कलर है, ये हम फिर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर जो कि कलर डिटेक्शन करेगा, उससे हम उसको डिफाइन आउट कर लेंगे। मोर द प्रोटीन कंटेंट इंटेंस विल बी द कलर। जितना ज्यादा प्रोटीन कंटेंट होगा उतना ही उसका डार्क कलर आएगा। प्रोसीजर के अंदर ये है कि हम 1 से 10 mg जो है वो ऐसी प्रोटीन एक सोल्यूशन लेंगे जिसके अंदर 1 से 10 mg प्रोटीन होगा पर लीटर। ऊपर जो है वो पर लीटर नहीं था, ऊपर पर ml था। ये पर एम एल, माइक्रोग्राम पर ml, और यहाँ पर हम ले रहे हैं mg पर लीटर। इज मेड। पहले हम एक सोल्यूशन बनाएंगे प्रोटीन का 1 ml ऑफ दिस, और उस प्रोटीन के जो सोल्यूशन में से हम 1 ml लेंगे और उसको 5 ml बायोयूरेट रिएजेंट। बायोयूरेट रिएजेंट एक रिएजेंट है जो कि हम स्पेसिफिक के अंदर इस्तेमाल करें, स्पेसिफिक टेस्ट के अंदर हम इसको इस्तेमाल करते हुए 5 ml ब्यूरेट के अंदर 1 ml सोल्यूशन को मिक्स कर देंगे। बायोयूरेट रिएजेंट के अंदर आगे उसने डिफरेंट टाइप्स दी हुई है, कॉपर सल्फेट, NaOH एंड KNA टार्टरेट, जो कि यूज टू स्टेबलाइज क्यूपरिक आयंस इन एन अल्कालाइन सॉल्यूशन। तो ये सारे उसके अंदर डिफरेंट उसने दिए हुए हैं बायोयूरेट रिएजेंट्स। द मिक्सचर इज लेफ्ट टू रिएक्ट फॉर 15 to 30 मिनट। प्रोटीन के अंदर हमने बायोयूरेट रिएजेंट डाला हुआ है और इसकी वजह से 15 से 30 मिनट उस स्टेप को हम छोड़ेंगे रूम टेम्परेचर के ऊपर। एंड द अब्जॉर्प्शन इज रीड एट 620 नैनोमीटर। ऊपर वाले जो थे उसके अंदर हमने ये जो ब्रैडफोर्ड डायमैटिक मेथड था, इसके अंदर 4 से 65 से 595 पे ले जाते थे। यहाँ पे डायरेक्टली 620 पे हमने उसको करना है विद वॉयलेट कलर। ठीक है, और उसके अंदर क्या कलर आ रहा था? रेडिश से ब्लूइश कलर हो गया था। अच्छा, 620 नैनोमीटर आ गया। दिस एब्जॉर्प्शन कर्व इज कंपेयर्ड विद स्टैंडर्ड एब्जॉर्प्शन कर्व ऑफ BSA। और उसको फिर हम स्टैंडर्ड से कंपेयर करते हैं, जिसकी वजह से हमें जो है वो एक वैल्यू आ जाती है। आगे लॉरी मेथड। लॉरी मेथड के अंदर ये है कि दो रिएक्शन होते हैं। पहला तो बायोयूरेट रिएक्शन ही होता है, और उसके बाद एक और हम फर्दर ऑन रिएक्शन करते हैं। अच्छा, जो बायोयूरेट मेथड है वो तो हमने कर लिया सिंपल। हमने उसके अंदर क्या किया था? बायोयूरेट रिएजेंट को लेके हमने प्रोटीन के अंदर डाल दिया था, जिसकी वजह से प्रोटीन का एक सोल्यूशन बनाया था। 1 ml ऑफ प्रोटीन लिया, उस सोल्यूशन का लिया 5 ml हमने बायोयूरेट रिएजेंट लिया, उनको रिएक्शन करवाया और उसकी वजह से कॉम्प्लेक्सेस बन गए, जिसकी वजह से कलर बनता है। और उस कलर को हमने स्पेक्ट्रोफोटोमीटर पर देख लिया, 620 नैनोमीटर पर उसकी स्टडी कर ली। यहाँ पर जो है वो लॉरी मेथड है, इसके अंदर दो दो यानी कि प्रोसीजर है, दो स्टेप्स हैं बेसिकली। पहला स्टेप तो एज इट इज बायोलेट मेथड है, जिसके अंदर वायलेट कलर बन जाता है। अब जब वायलेट कलर बन जाएगा तो सेकंड स्टेप क्या है लॉरी मेथड के अंदर? एक एडिशनल स्टेप क्या है कि फॉलिन कीओ कलेटियो रिएजेंट, जो भी इसका नाम है, इसको हमने लेना है और इसको हमने रिएक्ट विद टायरोसिन एंड ट्रिप्टोफैन इन द प्रोटीन टू फॉर्म अ ब्लू कलर। अब ये थोड़ा सा मैं समझाता हूँ इस तरह कि जो हमने प्रोटीन का सॉल्यूशन लिया था उसके अंदर हमने जब बायोयूरेट रिएजेंट डाला, उसकी वजह से आ गया वायलेट कलर। अब उस प्रोटीन के अंदर टायरोसिन और ट्रिप्टोफैन अगर होते, तो जब हमने फॉलिक ये फॉलिन वाला जो रिएजेंट है ये ऐड करना था, तो उसकी वजह से वायलेट कलर ने ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाना है। द इंटेंसिटी ऑफ ब्लू कलर इज मेजर्ड यूजिंग अ स्पेक्ट्रोफोटोमीटर एट either 750 नैनोमीटर और एट 500 नैनोमीटर। उसके लिए वो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की ना रेंजेस होती है, वहां पे वेवलेंथ दी होती है कि कौन सी वेवलेंथ पे आपने चेकआउट करना है। तो वो कहता है या तो 750 नैनोमीटर पे चेक कर लेंगे या 500 नैनोमीटर पे। तो फर्क क्या होगा कि अगर तो हम 750 नैनोमीटर पे चेक करेंगे तो उसकी हाई सेंसिटिविटी फॉर लो प्रोटीन कंसेंट्रेशन। तो मतलब डेफिनेटली जितनी ज्यादा वेव स्ट्रांग होगी, उसका यही होता है कि अगर कोई ऐसे फूड है जिसके अंदर प्रोटीन कंटेंट लो होता है, ठीक है, तो उसके लिए हाई सेंसिटिविटी या इस वेवलेंथ के थ्रू हम उसको डिटेक्ट कर लेंगे। और अगर हम कहते हैं कि हम चलते हैं दूसरी तरफ कि उसके अंदर हमें पता है कि इसके अंदर प्रोटीन कंटेंट ज्यादा ही होता है रिलेटिवली, तो हम क्या करेंगे? उसके अंदर फिर 500 नैनोमीटर पर उसको चेक करेंगे। प्रोसीजर यही है कि प्रोटीन को लिया, एनालाइज किया, डाइल्यूट किया, वही 220 से लेके 100 माइक्रोग्राम पर ml।
ठीक है, उसको डाइल्यूट करके यानी कि उसका सोल्यूशन बना रही है। सोल्यूशन के बाद बायोयूरेट रिएक्शन हुआ। बायोयूरेट रिएक्शन यानी कि सेकंड स्टेप है, और थर्ड स्टेप क्या है कि उसके बाद हमने सोल्यूशन ऑफ के एन ए टार्टारेट, जो कि यानी कि वो बायोयूरेट रिएक्शन के अंदर बता रहा है कि हमने स्पेसिफिकली कौन सा रिएजेंट इस्तेमाल किया। बायोयूरेट रिएजेंट कौन सा है हमारे पास, के एन ए टार्टारेट Na2CO3, ये पूरा एक रिएजेंट है। और इसको हमने सोल्यूशन के अंदर ऐड कर दिया, और उसके बाद उसको 10 मिनट्स के लिए इंक्यूबेट कर दिया। इंक्यूबेट किया किस पे, रूम टेम्परेचर पे। इंक्यूबेट से मुराद ये कि उसको एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे रखना। एड अ सॉल्यूशन ऑफ CuSO4 के Na टार्टारेट एंड NaOH। इसके बाद ये तीनों का हमने सोल्यूशन बनाया, और उसको हमने मिक्स करके उसी सोल्यूशन के अंदर डाल दिया जो हमारे पास पहले से था, और फिर से 10 मिनट और इंक्यूबेशन पे लगा दिया। अच्छा, यहाँ से हमारे पास वायलेट कलर आ जाएगा। इस वायलेट कलर के अंदर हम क्या करेंगे, फ्रेशली प्रिपेयर्ड फॉलिन रिएजेंट डालेंगे, मिक्स करेंगे, और फिर 50 डिग्री पे, रूम टेम्परेचर पे नहीं, 50 डिग्री पे मजीद 10 मिनट उसको जो है वो इंक्यूबेट कर देंगे। और उसके बाद 750 नैनोमीटर के ऊपर हम उसकी क्या करेंगे, एब्जॉर्बेंस को मेजर करेंगे। उसके बाद स्टैंडर्ड कर्व से उसको कंपेयर कर देंगे, तो हमारे पास जो है वो वैल्यू आ जाएगी। ये नाम थोड़े बहुत हैं, ये आपने याद कर लेना। पोटाशियम सोडियम टार्टारेट Na2CO3, रटा रटा मार लेना इनको, या लिख लिख के याद कर लेना, हो जाएंगे। नेक्स्ट है बिसिन कॉनाइनिक एसिड मेथड। इसके अंदर ये है कि प्रोटीन रिड्यूस कर्प्यूरिक आयन टू क्यूपरस आयन अंडर अल्कलाइन कंडीशन। यही ब्यूरेट बायोयूरेट रिएक्शन के अंदर जब हम गए थे, तो उसके अंदर क्या था कि कॉपर आयन इन अल्कलाइन सॉल्यूशन कैन फॉर्म कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स विद पेप्टाइड बॉन्ड, कि अगर कॉपर आयन हो तो वो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस बना लेते हैं। यहाँ पर वो कह रहा है कि अगर कॉपर आयन हो, क्यूपरिक आयन हो, ऊपर हमारे पास कॉपर आयन थे तो यहाँ पे क्यूपरिक आयन हो, तो उसको क्यूपरस आयन में कन्वर्ट कर देती हैं प्रोटीन। The cuprous ion complex will with the bi bicyanonic acid reagent forming a purplish color that is proportional to protein concentration in the sample। तो पहले हम क्या करेंगे, मिक्स करेंगे प्रोटीन को विद BCA रिएजेंट। BCA रिएजेंट क्या होगा, BCA Na सॉल्ट होगा, Na2CO3 होगा, NaOH होगा, कॉपर सल्फेट होगा। ये सारा मिक्सचर हम लेंगे, इसको हम डाल देंगे प्रोटीन के अंदर, इंक्यूबेट करेंगे 37 डिग्री पे 30 मिनट के लिए, या रूम टेम्परेचर पे 2 घंटे के लिए, या 60 डिग्री पे 30 मिनट के लिए। रीड एब्जॉर्बेंस एट 562 नैनोमीटर। इसकी 562 नैनोमीटर पर हम अगेंस्ट रिएजेंट ब्लैंक, यानी कि एक रिएजेंट ब्लैंक लेंगे ताकि हम केमिकल्स की एब्जॉर्बेंस को अलग कर सकें, और एक ये हम ये निकालेंगे। उसके बाद स्टैंडर्ड कर्व से उसको मेजर करते हुए उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, जनरल सा प्रोसीजर है कि क्यूपरिक आयन को प्रिंसिपल दिया था कि क्यूपरिक आयन जब क्यूपरस आयन में कन्वर्ट हो जाते हैं ड्यू टू प्रोटीन, तो उनकी वजह से एक पर्पलिश कलर आता है। तो जब पर्पलिश कलर अपीयर हो जाएगा, उसकी एब्जॉर्बेंस हम कैलकुलेट करेंगे, जितना ज्यादा वो पर्पल कलर आएगा उतना ही प्रोटीन का कंटेंट होगा। नेक्स्ट है इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, अल्ट्रावायलेट एब्जॉर्प्शन एंड सम अदर इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्निक। इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर प्रिंसिपल ये है, इंफ्रारेड इज बेसिकली अ रेडिएशन। ठीक है, ये एक रेज है जो कि नजर नहीं आती। ठीक है, लाइट विजन जो विजिबल लाइट होती है ना, उससे रेंज से कम होती है। अब मिड और नियर इंफ्रारेड रेडिएशन, यानी कि इंफ्रारेड रेडिएशन ना एक रेंज होती है, जिस तरह हमने वो किया हुआ है ना, 7-8 कलर्स देखे हुए हैं एक रेंज के अंदर, कि ऑरेंज से या रेड से शुरू होता है, इधर ब्लू की तरफ जाता है। ठीक है, तो इसके पहले यानी कि इसी तरह पीछे इंफ्रारेड रेडिएशन, उसकी भी एक रेंज दी हुई है कि इस वेवलेंथ से लेके इस वेवलेंथ तक की जो जितनी भी रेज होंगी वो सारी इंफ्रारेड के अंदर आएंगी। तो वो कहता है मिड या नियर इंफ्रारेड रेडिएशन, मिड या मिड नियर मिड, मिड या नियर मिड के जो रेंज है इंफ्रारेड रेडिएशन की, जो स्पेक्ट्रम है उसके दरमियान की रेंज की। यानी कि अगर फर्ज कर लो, मैं मिसाल देता हूँ कि 200 से 300 नैनोमीटर की रेंज हम देते हैं इंफ्रारेड को, तो जो 250 है वो सेंटर आएगा ना, 240 से लेके 260 तक, यानी कि मिड या नियर मिड वाली जो रेडिएशन होगी, उस रेडिएशन को हम फॉल करेंगे फूड पे, और उसकी एब्जॉर्प्शन को मेजर करेंगे। किसी भी फूड के ऊपर जब हम उस इंफ्रारेड रेडिएशन को फॉल आउट करेंगे, और उसके बाद डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप एब्जॉर्ब डिफरेंट लेवल ऑफ रेडिएशन by irradiating the sample with specific wavelength, the energy reflected by the sample can be measured, which is inversely proportional to the energy absorbed। हम क्या करेंगे, इंफ्रारेड रेडिएशन लेंगे, इनको हम फूड के ऊपर डाल देंगे। फूड के अंदर जो प्रोटीन होगी वो उसको एब्जॉर्ब कर लेगी, और डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट तरह से एब्जॉर्ब करेंगे, और बाकी की सारी रेज जितनी भी होगी, बाकी की सारी एनर्जी जो है वो रेडिएट बैक हो जाएगी, वापस आ जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि जितनी ज्यादा एनर्जी वापस आई है, फूड ने जितनी कम एनर्जी एब्जॉर्ब की है, उतनी ही कम उसके अंदर प्रोटीन है। अब जितनी कम प्रोटीन है उतनी ही कम उतने उसने एनर्जी एब्जॉर्ब की है, जिसकी वजह से ज्यादा सारी एनर्जी जो है वो वापस आ गई। तो अगर एनर्जी कम वापस आई है, या रेडिएशन बैक जो है वो कम आई है, तो डेट विल डिफाइन के प्रोटीन कंटेंट बहुत ज्यादा था, और मैक्सिमम जो है वो इंफ्रारेड रेडिएशन एब्जॉर्ब हो गई है।
फॉर प्रोटीन मिड इंफ्रारेड बैंड इस्तेमाल करते हैं, फॉर पेप्टाइड जो है वो नियर इंफ्रारेड बैंड को हम इस्तेमाल करते हैं। आगे एप्लीकेशन है इंफ्रारेड मिल्क एनालाइजर, मिल्क की प्रोटीन को डिफाइन करने के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। या NIR स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है एक रेंज है जो कि बहुत सारे फूड्स के ऊपर एप्लीकेबल है। नेक्स्ट अभी हम इंफ्रारेड रेडिएशन की बात कर रहे थे, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी की। आगे हम बात कर रहे हैं अल्ट्रावायलेट एब्जॉर्प्शन की। Using Beer's law, the absorbance of light is directly proportional to the concentration of absorbing species in a sample. In the case of protein, the absorbance of 280 nanometer is proportional to the concentration of tryptophan and tyrosine residue in the protein. वो कहता है कि 280 नैनोमीटर पे अगर हम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को एक फूड सैंपल के ऊपर डालते हैं तो उसकी वजह से वो वो कितनी ज्यादा एब्जॉर्ब होती है। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन वो एक स्पेसिफिक फूड सैंपल किस लेवल तक एब्जॉर्ब करता है, ये डिफाइन किस बेस पे होगा कि उस फूड के अंदर ट्रिप्टोफैन और टायरोसिन का क्या लेवल है। ट्रिप्टोफैन एंड टायरोसिन जो कि दोनों प्रोटीन है, तो इसी बेसिस पे हम बताएंगे कि इसके अंदर प्रोटीन का कंटेंट क्या है। Since the content of these residue is fairly constant for protein from a particular food source, the absorbance at 280 nanometer can be used to estimate the protein concentration. वो कहते हैं कि मोस्टली जो फूड होते हैं ना, मतलब since the content of these residue is fairly constant for protein from a particular food source, अगर एक particular एक specific food source आता है, food source से मुराद ये है कि कोई एक specific लेते हैं एग, वरना यहाँ के एग में और बाहर के एग में हो सकता है थोड़ा बहुत डिफरेंस आ जाए, लेकिन अगर आप इन ट्रिप्टोफैन और टायरोसिन का लेवल मेजर करते हो तो ऑलमोस्ट ये सेम रहता है एक स्पेसिफिक फूड सोर्स के लिए। ठीक है, ये भी इसकी मुराद हो सकती है। और दूसरा ये हो सकती है कि उसके एक ही फूड के डिफरेंट कंटेंट होते हैं, डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। एक वेजिटेबल है उसके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, तो डिफरेंट पार्ट के अंदर डिफरेंट हो सकती है, कंटेंट हो सकता है। तो वो यहाँ पर ये कहना चाह रहा है कि ट्रिप्टोफैन और टायरोसिन जो रेजिड्यू है ये सारे के सारे कांस्टेंट होते हैं, तो इस वजह से हम इनको मेजर करते हैं और इसी बेसिस पे हम प्रोटीन के लेवल को डिफाइन कर देते हैं। प्रोसीजर क्या है कि हम प्रोटीन को सोलबलाइज करेंगे एक बफर के अंदर या अल्कलाई कह लो, बेस के अंदर उसको प्रोटीन को सोलबलाइज करेंगे और उसके बाद एब्जॉर्बर्स ऑफ प्रोटीन सॉल्यूशन रेड एट 280 नैनोमीटर की रेंज पे हम उसको अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का उसके ऊपर फेंकेंगे और उसके बाद उसको कैलकुलेट कर लेंगे अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन जो कि यहाँ से मिस हुई है। इक्वेशन यहाँ पर नहीं लिखी हुई, नहीं ये लिखी हुई है, ए इज इक्वल टू ABC, यानी कि तीनों चीजों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे और उससे हम उसको फाइंड आउट कर लेंगे कि क्या वैल्यू आई है। इंस्ट्रूमेंटल टेक्निक, कुछ और भी टेक्निक है जो बहुत ज्यादा स्पेसिफिक तो नहीं है, बट दे आर समहाउ टेल के प्रोटीन है या नहीं है। उसके अंदर मेजरमेंट ऑफ बल्क फिजिकल प्रॉपर्टी डेंसिटी, हम एक स्टैंडर्ड के मुताबिक एक स्टैंडर्ड हम प्रोटीन लेंगे, उसकी हमें डेंसिटी पता है कि अच्छा ये स्टैंडर्ड प्रोटीन है, ये डेंसिटी है, तो इसके अंदर इतनी प्रोटीन है, तो उससे कंपेयर करते हुए हम कोई और यानी कि जितनी ज्यादा प्रोटीन कंटेंट होता है उतनी ज्यादा डेंसिटी होती है, तो इस तरह हम उसको फाइंड कर सकते हैं। या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से मुराद ये कि अगर हमारे पास एक्वस सोल्यूशन ऑफ प्रोटीन है, सॉलिड प्रोटीन नहीं है, एक्वस सोल्यूशन ऑफ प्रोटीन है, तो जितना ज्यादा प्रोटीन कंटेंट होगा उतना ही ज्यादा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा कि वो कितनी ज्यादा कितनी अच्छी तरह जो है वो उसको रेज को बाहर फेंक सकती है। मेजर एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन, वही जिस तरह हम ऊपर वाले मेथड करते हैं अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड वाले किए हैं, इस तरह अगर न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक है, इसके थ्रू हम ये मतलब उसने हमें मेजर द एरिया अंडर पीक इन एन एनएमआर कुछ एक वो बनाता होगा जिसे हम कहते हैं ग्राफ टाइप, तो उसके अंदर एरिया, उसके अंदर जितना एरिया था उस हिसाब से हम बताते हैं। ओवरऑल इट इज के जितना ज्यादा यानी कि NMR समझ लो एक ग्राफ होगा, ठीक है, तो जितना बड़ा ग्राफ होगा उसके अंदर जितना एरिया होगा वो डिफाइन करेगा कितनी कितना इसके अंदर प्रोटीन कंटेंट है। सो अकॉर्डिंगली जितना छोटा ग्राफ होगा या जितनी कम उसका वो रेंज होगी या जितना कम वो ऊपर जा रहा होगा ग्राफ, उस हिसाब से उसको हम भी बताएंगे कि इसके अंदर टोटल प्रोटीन का कंटेंट क्या है। मेजर स्कैटरिंग ऑफ रेडिएशन, स्कैटरिंग ऑफ रेडिएशन के लिए लाइट स्कैटरिंग, द टर्बिडिटी ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोटीन लेवल, कि जितनी ज्यादा टर्बिडिटी, टर्बिडिटी कहते हैं कि धुंधलापन पानी के अंदर या किसी भी मिक्सचर के अंदर धुंधलापन जो होता है ना, मिक्सचर सही बना नहीं होता, पूरा मिक्सचर भी नहीं होता और खाली साफ भी नहीं होता, तो उसके अंदर टर्बिडिटी कहते हैं। जैसे अगर आप नहर का पानी ले लो तो वो टर्बिड होता है, तो उसके अंदर फिर लाइट पास करते हैं, जितनी ज्यादा उसके अंदर टर्बिडिटी होती है उतना ज्यादा उसका प्रोटीन कंटेंट होता है। एंड नेक्स्ट बट द लास्ट वन इज अल्ट्रासोनिक स्कैटरिंग। अल्ट्रासोनिक स्कैटरिंग के अंदर ये है कि अल्ट्रासोनिक वेलोसिटी एंड एब्जॉर्प्शन आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोटीन। अल्ट्रासोनिक वेव होती हैं, यानी कि ये साउंड वेव होती हैं जो कि सुनाई नहीं देती, इनको हम पास आउट करते हैं उस फूड सैंपल में से जो इनकी वेलोसिटी हो और जितनी इनकी एब्जॉर्प्शन हो। अगर वेलोसिटी तेज हो और एब्जॉर्प्शन भी ज्यादा हो तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोटीन के, यानी कि जितना ज्यादा प्रोटीन कंटेंट होगा उतनी ज्यादा उनकी स्पीड होगी और उतनी ही ज्यादा उनकी
उनका जो है वो एब्जॉर्प्शन रेट होगा। सही है। तो ये सारा का सारा हमारा प्यारा वतन जो भी है, मतलब ये सारा का सारा हमने मेथड उसके अंदर डिसाइड किए हुए हैं। इधर गया, ये रहा, चलो सवाल बताओ। 2 मिनट है, उसके बाद मैंने बंद कर देना है, नमाज का टाइम होगा। नहीं है सवाल, अल्लाह हाफिज।